तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपके कक्षा 10वीं विज्ञान का एक चैप्टर है जो कि क्या है आपका अम्ल, क्षार और लवण। यह जो चैप्टर है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से जो आपके कक्षा 10वीं तक का विज्ञान है सभी बच्चों को एकदम पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि विज्ञान आपको बहुत कुछ सिखाता है। जो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आप अपनी आंखों के सामने देखते हैं वह सारा कुछ विज्ञान है। उन सारी चीजों के बारे में अध्ययन आपका कौन कराता है? विज्ञान कराता है। कहिए कैसे? हम सुबह के जब उठते हैं तब से लेकर के और शाम को जब रात में जब सोते हैं तब तक अपने पूरी दिनचर्या में विज्ञान का उपयोग करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर बता दो कैसे, आखिर कैसे हम ऐसा करते हैं? तो आप देखिए कि जब हम सो करके उठते हैं तो सबसे पहला काम आपका उठने के बाद क्या होता है? सबसे पहला काम उठने के बाद होता है ब्रश करना। और ब्रश का जो पेस्ट होता है वह एक प्रकार का क्षार होता है। आखिर दांत में हम क्षार को क्यों लगाते हैं? ये सारी चीजों का अध्ययन आपको कौन कराएगा? विज्ञान कराएगा। रात में आप जब सोते हैं तो आप एसी चला करके सोते हैं, कूलर चला के सोते हैं, पंखा इत्यादि चला करके सोते हैं, बल्ब जला करके सोते हैं। ये सारी चीजें क्या है? आपकी विज्ञान है। तो विज्ञान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए सभी बच्चों को, सभी को कक्षा 10वीं तक कम से कम जितना विज्ञान के अंतर्गत दिया गया है उसका नॉलेज आपको बिल्कुल होना ही होना चाहिए। तो विज्ञान का एक महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण। इसे हम एकदम बेसिक से आपको हर एक टॉपिक को एकदम कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझाएंगे। चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, आपके लिए यह वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। दूसरी चीज कि इस वीडियो से संबंधित जो भी यहां पे आपको पढ़ाया जाएगा वह बकायदा नोट्स में आपको एकदम बाइलिंगुअल हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही प्रकार के नोट्स आपको उपलब्ध होंगे, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। बहुत ही नॉमिनल चार्ज में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए वह चार्ज क्या होता है कि हमारे जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको चलने के लिए एक छोटा सा चार्ज आपको रखा गया है उस नोट्स के माध्यम से, जिसे उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से पे करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज कि यदि आप नोट्स नहीं भी परचेज करते हैं, नोट्स परचेज करने में सक्षम नहीं है, तो आप निश्चित तौर पर वीडियो को देखते जाइए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जो भी बातें यहां पे बताई जा रही हैं उन बातों को नोट्स कीजिए। और यदि नोट्स परचेज करेंगे तो थोड़ा सा हमारा आर्थिक सपोर्ट हो सकेगा और हम उस आर्थिक सपोर्ट को आपके ही स्टडी में, आपके ही अध्ययन में उसे लगाएंगे और आपके अध्ययन को बेहतर बनाएंगे। तो आइए जल्दी से इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीजें आती है अम्ल, क्षार और लवण। सबसे पहली चीज की ये जो तीन चीजें दिख रही हैं आपको, अम्ल, क्षार और लवण, बारी बारी से हम इन्हीं तीनों चीजों का पहले पोस्टमार्टम करते हैं, उसके बाद हम आगे चल करके और बाकी टॉपिकों को अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, सबसे पहले अगर बात करें अम्ल की, तो अम्ल को आपको बता दें कि एक आपका लैटिन भाषा का शब्द है। एक आपके लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है एसियर। लैटिन भाषा का शब्द क्या होता है? क्या है आपका? एसियर। और एसियर का मतलब होता है खट्टा। एसियर का मतलब क्या होता है? खट्टा। तो जो आपका अम्ल है ना, लैटिन भाषा के एसियर शब्द से लिया गया है और एसियर शब्द का अर्थ क्या होता है? खट्टा। तो निश्चित तौर पर जो अम्ल आपका होगा, अम्ल का स्वाद कैसा होगा? अम्ल का स्वाद कैसा होगा? अम्ल का स्वाद आपका होगा खट्टा। अम्ल का स्वाद क्या होगा? खट्टा। अब आप बोलेंगे कि सर अम्ल की परिभाषा क्या है? अम्ल की परिभाषा दे दो। एक मैं एग्जांपल लेता हूं कि जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसके बारे में तो आपने काफी सुना होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में आपका क्या है? हाइड्रोजन है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में आपका क्या है? क्लोरीन है। आप जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है आपका परमाणु भार नहीं, परमाणु भार भी एक होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है।
इसके परमाणु क्रमांक 1 होने का मतलब यह है कि जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। उसी प्रकार से अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होने का मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 17 है, और प्रोटॉनों की भी संख्या कितनी है, 17 है। अब अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का ही अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दें तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पहले कक्षक में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और अगर हम बात करें क्लोरीन की तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, बचा कितना, 7 इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम कक्ष में कितना हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन। देखिए किसी भी तत्व की एक खासियत होती है कि वह तत्व अस्थाई होना चाहता है, और कोई भी तत्व अस्थाई कब होता है कि जब उसका अंतिम कक्षक पूर्ण रूप से भरा हो। अब पूर्ण रूप से भरा होने का मतलब क्या है, देखिए इसके पहली कक्षा है, पहली कक्षा में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके अंतिम कक्षा में हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में हाइड्रोजन यह चाहेगा कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो और इसका कक्षक पूरी तरह से भरा हो और यह क्या हो जाए, अस्थाई हो जाए। उसी प्रकार से क्लोरीन के पास अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, जबकि अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। तो यह चाहेगा कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए कहीं से, या इस 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, तो अंतिम कक्षा में इसमें क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अपने कक्षक को अस्थाई बनाने के लिए, अपनी प्रकृति को स्टेबल बनाने के लिए, अस्थाई बनाने के लिए हर तत्व ऐसा चाहता है। अब देखिए हाइड्रोजन क्या कर सकता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर यह इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो इलेक्ट्रॉन विहीन हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर लेता है तो इसका कक्षक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। दूसरी चीज क्लोरीन के पास समस्या यह है कि यह या तो 7 इलेक्ट्रॉनों को हटा दे, जब हटा देगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, या तो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं और से ले आए, तो यह 7 इलेक्ट्रॉनों को हटा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 17 इसमें क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, और जो ये प्रोटॉन है ना, प्लस और माइनस के बीच होता है आकर्षण, और प्लस प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, तो ये जो 17 प्रोटॉन है ना, यह 17 इलेक्ट्रॉनों को अपने आकर्षण बल से पकड़ के रखे हैं, तो इनको जब हम अत्यधिक ऊर्जा देंगे तो यह 1 या 2 इलेक्ट्रॉनों का तो त्याग कर सकता है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं कर सकता। तो यह कहेगा कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आओ, तो इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसका कक्षक पूरा हो जाएगा। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, पहले से था 17, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, कितना हो गया, 18, और प्रोटॉन की संख्या कितनी रह गई, 17 ही रह गई। तो इलेक्ट्रॉन यानी माइनस की संख्या हो गई 18 और प्लस की संख्या रह गई 17, तो इलेक्ट्रॉन माइनस की संख्या 1 ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन पर कौन सा चार्ज हो जाता है, माइनस का 1 चार्ज हो जाता है। हाइड्रोजन क्या करता है, अधिकतर केस में हाइड्रोजन अपने कक्षक से इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, हालांकि यह ऋण और धन दोनों की ही भांति व्यवहार करता है, इसलिए हाइड्रोजन में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन के अंतर्गत काफी ज्यादा इसमें अभी अनिश्चितता होती है। तो यह हाइड्रोजन पे कितना चार्ज हो जाएगा, 1+। अगर इस 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके पास केवल व केवल 1 प्रोटॉन बचेगा, और वह 1+, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, 1+ चार्ज आ जाएगा। अब देखिए इसको इलेक्ट्रॉन त्यागना है और इसको इलेक्ट्रॉन लेना है, तो यह इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, Cl को दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। भाई हाइड्रोजन अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन हटाना चाहता है, क्लोरीन अपने अंदर इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए इसके यह क्या बना लिया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब होता यह है कि जब उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl को अगर हम जल में क्या कर देते हैं, जल में अगर हम इस HCl को क्या कर देते हैं, घोल देते हैं, तो चूंकि इसमें H है और Cl है, जल में घोले जाने पर इसका H और इसका Cl, H पे कैसा चार्ज है आपका प्लस चार्ज है, और Cl पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो इसका H और Cl क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो यही क्या कहलाता है, आपका अम्ल कहलाता है, एसिड कहलाता है। अब आपको इसी चीज को परिभाषा के अंतर्गत
बनाना है, परिभाषा के अंदर लिखना है। उम्मीद करते हैं कि मैंने जो चीज यहां समझाई वह चीज आपको समझ में आ गई होगी, और यदि समझ में आ गई होगी तो मैं ये जो परिभाषा बता रहा हूं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके परिभाषा को जरूर लिखिएगा ताकि आपको भी परिभाषा याद हो सके। तो अम्ल क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोले जाने पर H प्लस आयन देते हैं, उन्हें वे क्या कहलाते हैं? जो H प्लस आयन देते हैं वे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोले जाने पर कौन सा आयन देते हैं? H प्लस आयन क्या करते हैं? त्यागते हैं, H प्लस आयन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब अम्ल के काफी सारे गुण हैं, जिसमें से आपने ये जाना कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। और भी चीजें हैं अम्ल के बारे में। जो अम्ल है आपका ना, यह नीले लिटमस को अगर कोई कहे पहचान करना, अभी लिटमस के बारे में बताऊंगा कि लिटमस क्या चीज होती है। तो अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल। एक लिटमस पेपर होता है नीले रंग का लिटमस पेपर, अगर HCl के जलीय विलयन में डाला जाएगा तो वह अपने आप क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। इस प्रकार से हम अम्ल का पहचान भी करते हैं। एक होता है pH, एक होता है क्या? pH। देखिए एक pH स्केल पैमाना होता है जिसमें pH का मान अगर 7 से जो अम्ल है उनका pH, अम्ल का जो pH होता है यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, अभी pH के बारे में भी आगे चल करके हम बताएंगे, अभी फिलहाल आप लोग pH को ऐसे ही समझ लीजिए। इनका pH 7 से क्या होता है? इनका pH मान क्या होता है? 7 से हमेशा कम होता है। यानी कि जो अम्ल होते हैं उनका pH मान 7 से हमेशा क्या होता है? आपका कम होता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि अम्ल किस किस रूप में पाया जाता है, तो अम्ल ठोस में भी पाया जाता है, अम्ल द्रव में भी पाया जाता है, और अम्ल आपके गैस में भी पाया जाता है। यानी अम्ल ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। और अगले अम्ल की हम बात करें, अम्ल जो किसी भी पदार्थ की जो अम्ल की प्रकृति होती है, अम्ल की जो प्रकृति होती है, उस अम्ल की प्रकृति को हम क्या कहते हैं? अम्लीयता कहते हैं। अम्ल की प्रकृति को हम क्या कहते हैं? अम्लीयता कहते हैं। दूसरा चीज कि जो ये अम्ल होता है ना, एक अच्छा विलायक होता है। अम्ल जो होता है एक अच्छा क्या होता है? विलायक होता है। यानी कि यह चीजों को अपने अंदर क्या कर सकता है? घोल सकता है। और जो चीजों को अपने अंदर घोल सकता है वह क्या कहलाता है? आपका वह विलायक कहलाता है। वह आपका क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। और अम्ल का अगर हम और बात करें तो अम्ल क्या करता है? देखिए यह इलेक्ट्रॉन युग्म है। यह क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी एक माइनस ज्यादा है। तो जो अम्ल होती है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है? यह ग्रहण करता है। भाई Cl क्या किया? H प्लस के साथ Cl को ग्रहण किया गया, तब जाकर के क्या बना? आपका HCl। और HCl आपका क्या है? एक प्रकार का अम्ल है। तो अम्ल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्या होती है? प्रकृति होती है। और जो अम्ल होता है ना, अम्ल अगर क्षार से क्रिया कर ले, अभी क्षार के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, अम्ल क्षार की क्रिया से क्या बनता है? अम्ल क्षार की क्रिया से क्या बनता है? लवण बनता है। तो अम्ल अगर क्षार से क्रिया कर ले तो क्या बनाता है? लवण बनाता है। अम्ल के बारे में इतनी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली चीज कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी? लैटिन भाषा के एसियर शब्द से हुई थी। और एसियर शब्द का अर्थ क्या होता है? आपका खट्टा। तो अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। दूसरी चीज, अम्ल की अगर हम परिभाषा की बात करें तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोले जाने पर क्या करते हैं? जलीय विलयन में घोले जाने पर H प्लस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब अम्लों की कुछ प्रकृति खास होती है, आइए देख लेते हैं। अम्ल को अगर हमें पहचान करना हो तो एक आता है लिटमस पेपर। अभी हम सूचक के बारे में पढ़ेंगे आगे चल करके, फिलहाल इतना समझते चलिए। एक होता है सूचक
जो लिटमस पेपर होता है ना, अगर नीले रंग का लिटमस पेपर अगर हम अम्ल के अंदर भिगो दें, डाल दें, तो वह अपने आप क्या हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। दूसरी चीज की इसकी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जो क्षमता होती है, यानी कि पीएच मान अगर जिस पदार्थ का 7 से कम होता है वह क्या होता है, आपका अम्लीय होता है। अम्ल, ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है। और किसी भी पदार्थ में जो अम्लीयता का गुण पाया जाता है, खट्टेपन का गुण पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अम्लीयता। उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीयता। अम्ल अपने अंदर बहुत सी चीजों को क्या कर सकता है, घोल सकता है, इसलिए यह एक अच्छा क्या है, विलायक भी है। और यह इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करने की प्रवृत्ति होती है, ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। और दूसरी चीज, अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बना देता है, लवण बना देता है। तो इतनी बातें आप जल्दी से छाप लीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या आपको अम्ल की परिभाषा और अम्ल के बारे में जो भी बताया गया समझ में आया कि नहीं आया। अब अम्ल के बारे में आपने बहुत कुछ सीख लिया। अब आप कहोगे कि सर, अम्ल के बारे में हमने तो जान लिया, अब आखिर अम्ल के उपयोग क्या क्या है, इसका यूज कहां किया जाता है, यूज ऑफ एसिड, यानी अम्ल के उपयोग क्या हैं। तो सबसे पहला चीज, अगर अम्ल की उपयोग की बात करें तो गहनों की सफाई, गहनों की सफाई। अब देखिए, गहनों की सफाई यह कैसे करता है। पहले जमाने में हुआ क्या करता था, जब उतना विज्ञान टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ करता था, तो आपके घर गांव में कुछ बंदे ऐसा आते थे, कुछ लोग ऐसे आते थे जो एक मतलब कटोरी में या किसी पात्र में, किसी बर्तन में एक विशेष प्रकार का जल लिया रहते थे, जल लिए रहते थे, पानी लिए रहते थे, और घर घर गांव गांव में जाते थे और कहते थे कि आप अपने बहन जी, माता जी, आप अपने गहने दे दो, मैं इसे नया करके दे दूंगा। और वह उस पानी में डालते थे, गहना एकदम चमकता हुआ निकल जाता था और लोग इसे क्या मानते थे, चमत्कार मानते थे। जब विज्ञान का विकास हुआ तब जाकर के यह पता चला एक अम्लराज होता है। अम्लराज, जब आप अभी नेक्स्ट कक्षा में जाएंगे, बड़ी कक्षा में, तब आप ये सब के बारे में पढ़ेंगे अम्लराज क्या होता है। एक यानी कि अम्ल होता है, उस अम्ल में जब गहने को हम डालते हैं तो वह अम्ल उस गहने के जो ऊपरी परत है, उस ऊपरी परत का क्षरण कर देता है, हटा देता है, और वह कुछ सोने की मात्रा या कुछ मतलब जो भी आभूषण होगा उसकी मात्रा उसके अम्ल में आ जाएगी और उसके ऊपरी परत हट जाएगी। तो गहनों की सफाई करने में हम किसका प्रयोग करते हैं, आपके अम्ल का प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर अगर हम बात करें तो साफ सफाई में होता ही है, तो एक इसमें हम लिख सकते हैं कि बाथरूम की सफाई, बाथरूम की भी सफाई इससे की जाती है। तो बाथरूम की भी सफाई इससे होती है। अगर हम बात करें तीसरी, अगले क्रम में अगर बात करें तो जो आपने देखा होगा, जो जिस यंत्र का उपयोग करते हैं आग बुझाने के लिए, तो आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है उसे हम कहते हैं अग्निशामक यंत्र। तो अग्निशामक यंत्र में भी आपका किसका उपयोग किया जाता है, अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र में किसके लिए, आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगले क्रम में अगर हम अम्ल के उपयोग की बात करें तो जो आपकी बैटरी होती है ना, बैटरी आपने देखा है ना, बैटरी में क्या होता है, एसिड होता है, अम्ल होता है। तो आपके बैटरी में भी किसका उपयोग किया जाता है, बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है, आपके अम्ल का उपयोग किया जाता है। और कुछ ऐसे विस्फोटक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग हम किस में करते हैं, अम्ल बनाने में करते हैं। तो विस्फोटक पदार्थ बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, अम्ल का उपयोग किया जाता है। और स्वाभाविक सी बात है कि अम्ल अपने अंदर चीजों को क्या करते हैं, घोल देते हैं, अपने अंदर चीजों को क्या कर देते हैं, घोल देते हैं। इसलिए इन्हें एक अच्छा विलायक भी माना जाता है। इसलिए इनका उपयोग बहुत से उद्योग धंधों में, प्रयोगशालाओं इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें अगले क्रम में भी हम लिख लेंगे किसमें, प्रयोगशाला के रूप में। अब आपने अम्ल के उपयोग पढ़ लिए। अब आखिर आप कहोगे कि सर अम्ल के प्रकार क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें किसकी, अम्ल के प्रकार की, अम्ल के प्रकार की, यानी टाइप ऑफ, अगर एसिड की बात करें तो अम्ल
कई प्रकार का होता है। इनके प्रकारों को हम विभिन्न रूपों में निर्धारित करते हैं, जैसे स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर जो अम्ल होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं? स्रोत के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है कार्बनिक अम्ल, और दूसरा आपका होता है अकार्बनिक अम्ल। पहला आपका होता है कार्बनिक अम्ल और दूसरा आपका होता है अकार्बनिक अम्ल। तो जो देखिए, जो आपका कार्बनिक अम्ल होता है ना, यह कहां से पाया जाता है? जो कार्बनिक अम्ल होता है यह जैविक चीजों में पाया जाता है, यानी कि जिसके अंदर जीव उपस्थित हो, यानी कि जिसमें जीव उपस्थित हो, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। और अकार्बनिक अम्ल कहां पाया जाता है? खनिज पदार्थों में। अकार्बनिक अम्ल कहां पाया जाता है? आपके खनिज पदार्थों में पाया जाता है। जैसे आपका नाइट्रिक एसिड, यानी कि HNO3, और आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह सब क्या है? आपके अकार्बनिक अम्ल है। और जैसे इसमें अगर हम बात करें एसिटिक एसिड, यानी कि आपका CH3COOH, यह कहां पाया जाता है? जीवों में पाया जाता है। साइटिक एसिड यानी C6H8O7, यह आपका साइटिक एसिड और आपका एसिटिक एसिड, यह कैसा अम्ल है? आपका कार्बनिक अम्ल है, और यह कहां पाया जाता है? जीवों में पाया जाता है। और अकार्बनिक अम्ल आपका खनिज पदार्थों से प्राप्त किया जाता है, और यह क्या होता है? जैसे नाइट्रिक अम्ल हो गया, और आपका HCl हो गया, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 भी, यह भी क्या है? आपका खनिज पदार्थों से पाए जाने वाला अम्ल है। तो इस प्रकार से हम अम्लों के उपयोग, विभिन्न प्रकार के उपयोग होते हैं। कौन कौन? गहनों की सफाई करने के लिए, बाथरूम की सफाई करने के लिए, अग्निशामक यंत्रों में आग को बुझाने के लिए, और बैटरी में उपयोग इसका करते हैं हम किसके लिए? विद्युत के प्रवाह के लिए। और विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी आपके किसका उपयोग किया जाता है? HNO3 का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह अपने अंदर बहुत सी चीजों को क्या करता है? घोल देता है, इसलिए इसको प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब बात आती है अम्ल के प्रकार की। तो अम्ल के प्रकार को कई प्रकार से डिफाइन किया जाता है। जैसे अगर इसके स्रोत पर, आखिर ये अम्ल कहां से पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, इन स्रोतों के आधार पर अगर देखा जाए तो अम्ल दो प्रकार के। कौन कौन से? कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल वे अम्ल होते हैं जो कि सजीवों के द्वारा पाए जाते हैं, यानी कि सजीवों में इसकी उत्पत्ति होती है। उस अम्ल को हम क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित रहती है, जीवों द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन सा अम्ल कहलाता है? कार्बनिक अम्ल कहलाता है। जैसे आपका एसिटिक एसिड CH3COOH, और आपका साइटिक एसिड और C6H8O7। ठीक उसी प्रकार से जो खनिज पदार्थों से पाया जाने वाला अम्ल है उसे हम अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे आपका HNO3 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये सब आपके क्या हैं? कार्बनिक अम्ल है। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अम्ल के और भी प्रकारों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अम्ल के प्रकार को अगले क्रम में हम सांद्रता के आधार पर डिफाइन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर सांद्रता क्या होती है? तो जैसे जो आपका विलेन होता है, विलेन कहने का मतलब कि जो आपका शरबत होता है, शरबत कितना गाढ़ा है, सांद्रता का मतलब सीधा सीधा किससे है? गाढ़ेपन से है। अगर चीनी और पानी का मिश्रण आप बनाते हैं, चीनी और पानी को घोलते हैं, तो चीनी और पानी का घोल कितना ज्यादा है, यह आपका क्या कहलाएगा? सांद्रता। यानी कि अगर चीनी और पानी का घोल आपका जितना ज्यादा गाढ़ा है, उसकी सांद्रता उतनी ही ज्यादा है। तो सांद्रता के आधार पर दूसरे क्रम में अगर हम बात करें सांद्रता के आधार पर, तो सांद्रता के आधार पर भी अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका होता है सांद्र अम्ल, और दूसरा आपका होता है तनु अम्ल। तो हमने जैसा कि बताया कि
का मतलब गाढ़ेपन से है, सांद्रता का मतलब किससे है, गाढ़ेपन से है। तो अगर हम बात करें विलेन में जल तो आपका रहेगा ही रहेगा, अगर कोई भी विलेन है डाइल्यूट है तो उसमें जल तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो सांद्र अम्ल, सांद्रता का मतलब गाढ़ेपन से है, तो इसमें जल होगा और क्या होगा, आपका अम्ल होगा, जल होगा और अम्ल होगा। अब यह विलयन कैसा है, सांद्र है। तो विलयन गाढ़ा कब होगा, जब जल की मात्रा कम, जल की मात्रा क्या हो, कम हो, और अम्ल की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, तब जाकर के विलयन गाढ़ा होगा। जैसे आप अगर सपोज कीजिए चीनी और पानी का ही मिश्रण देखिए, तो अगर चीनी की मात्रा हम ज्यादा कर दें और पानी की मात्रा कम कर दें, तो जो जल और पानी का जो मिश्रण बनेगा वह क्या होगा, ज्यादा गाढ़ा होगा, अधिक सांद्र होगा। तो अधिक सांद्र बनाने के लिए हमें अम्ल को ज्यादा लेना पड़ेगा और जल को कम लेना पड़ेगा। तो सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, और जल की मात्रा क्या हो, कम हो, वैसे अम्ल को हम क्या कहते हैं, सांद्र। और तनु, अगला आता है तनु। तनु का मतलब यहां कमजोर से है। तो कमजोर अम्ल कौन से होते हैं, देखिए सांद्र अम्ल में इसका जस्ट उल्टा होगा तनु अम्ल। जैसे देखिए अम्ल में क्या होगा, जल की मात्रा होगी और अम्ल की मात्रा होगी। तो कमजोर अम्ल कब होगा, कमजोर अम्ल कब होगा, जब उसमें जल की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, जल की मात्रा ज्यादा हो और अम्ल की मात्रा क्या हो, कम, अम्ल की मात्रा क्या हो, कम। तो ऐसा अम्ल क्या कहलाएगा, आपका तनु अम्ल कहलाएगा। जैसे अगर 1 लीटर पानी में अगर थोड़ा सा आप उसमें दूध की मात्रा मिला दें, तो उसको दूध हम नहीं कह सकते हैं, वह आपका पानी ही रहेगा, वह एकदम क्षीण दूध होगा, यानी कि उसमें दूध की मात्रा एकदम कम मिली हुई है, तो वह क्या कहलाएगा, तनु कहलाएगा। तो जिसमें जल ज्यादा हो और अम्ल की मात्रा कम हो, उस अम्ल को हम क्या कहते हैं, तनु अम्ल। और जिसमें आपके जल की मात्रा कम हो, अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं, आपका सांद्र अम्ल। इसमें देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यानी कि H2SO4 की मात्रा जिसमें ज्यादा होगी और जल की मात्रा उसमें कम अगर रखी जाएगी, तो इसे हम कहेंगे क्या, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि सांद्र H2SO4। और अगर इसी H2SO4 में H2SO4 की मात्रा कम हो और जल की मात्रा उसमें ज्यादा मिला दिया जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे। अब अम्ल का आइए देखते हैं तीसरा प्रकार। तो अगला जो आपका तीसरा है ऑक्सीजन की संख्या के आधार पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर अगर बात करें, तो भी अम्ल को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सी एसिड कहते हैं, ऑक्सी अम्ल कहते हैं, ऑक्सी एसिड कहते हैं। और जिसमें O2 की मात्रा अनुपस्थित हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या, हाइड्रासीड कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रासीड कहते हैं। तो हमने क्या बताया, जो आपका ऑक्सी एसिड है इसमें O2 की मात्रा रहेगी, और जो आपका हाइड्रासीड है इसमें O2 की मात्रा आपकी अनुपस्थित रहेगी। ऑक्सी एसिड जैसे आपका क्या हो गया, HNO3 हो गया, HNO3 हो गया, यानी कि आपका नाइट्रिक एसिड हो गया। और जैसे बोरिक एसिड यानी कि H3BO3, यह आपका बोरिक एसिड है। तो आपका नाइट्रिक एसिड और बोरिक एसिड यह कैसा अम्ल है, ऑक्सी एसिड है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, उपस्थित है। और अगर हम हाइड्रासीड की बात करें, तो हाइड्रासीड में आपका जैसे आ गया HCl आ गया, H2SO4 आ गया। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या है, उपस्थित नहीं है, हाइड्रोजन की उपस्थिति नहीं है, इसलिए इस अम्ल को हम क्या कहेंगे, हाइड्रासीड अम्ल कहेंगे, हाइड्रासीड कहेंगे। तो यह आपका हाइड्रासीड है। ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर भी अम्ल कितने प्रकार के आए, 2 प्रकार के, ऑक्सी एसिड जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, हाइड्रासीड यानी जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति न हो। तो जैसे HCl और H2SO4। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अगला है आपकी प्रबलता के आधार पर। अगला क्या है आपका, प्रबलता के
आधार पर, प्रबलता के आधार पर भी अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है प्रबल अम्ल और दूसरा आपका होता है दुर्बल अम्ल। दूसरा आपका क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है। अगर मैं बात करूं प्रबल अम्ल की, तो अम्ल के परिभाषा में हमने आपको क्या बताया था कि ऐसे पदार्थ जो जल में घोले जाने पर H+ आयन देते हैं। तो जैसे आपका HCl है, तो HCl को अगर हम जल में घोलें तो यह पूरी तरह से क्या होगा? H+ और Cl- में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों में क्या होगा? बट जाएगा। तो ऐसे अम्ल जो पूरी तरह से H+ आयनों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। और ऐसा अम्ल जो पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से जल में विलीन करने पर आंशिक रूप से H+ आयन देते हैं, जैसे आपका CH3COOH। अगर इसको हम जल में घोलें तो यह H+ तो आयन देगा, लेकिन पूरी तरह से इसका H पानी में नहीं घुल पाएगा, अलग नहीं हो पाएगा। तो इस अम्ल को हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। और ऐसा अम्ल जो जल में घोले जाने पर फटाक से एकदम पूरी तरह से पूर्ण रूप से आपके H+ आयनों में टूट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। तो ये अम्लों के कुछ प्रकार रहे। सबसे पहले हमने पढ़ा स्रोत के आधार पर, फिर हमने पढ़ा सांद्रता के आधार पर, फिर हमने पढ़ा ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर, फिर हमने पढ़ा प्रबलता के आधार पर। सभी के आधार पर अम्लों को 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा स्रोत के आधार पर। स्रोत या तो कार्बनिक, जीवों से उत्पन्न हुआ तो कार्बनिक, अगर आपके खनिज पदार्थों से उत्पन्न हुआ तो अकार्बनिक। ठीक उसी प्रकार से अगर हम सांद्रता की बात करें, तो जिसमें जल की मात्रा क्या हो? कम हो, और अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, क्या कहलाता है? आपका सांद्र अम्ल। और जिसमें जल की मात्रा कम हो, ज्यादा हो और अम्ल की मात्रा कम हो, उसे क्या कहते हैं? तनु अम्ल कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार की अगर हम बात करें, तो जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो उसे ऑक्सी एसिड, और जिसमें उपस्थित ऑक्सीजन ना हो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रासिड कहते हैं। अगला आपका है प्रबलता के आधार पर। तो जो जलीय विलयन में H+ आयनों में पूरी तरह से टूट जाता है, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। और जो जलीय विलयन में H+ आयनों में आंशिक रूप से टूटता है, उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने अम्ल के बारे में आपको सब कुछ लगभग बता दिया। आइए एक चार्ट के माध्यम से अम्ल के थोड़े से रूपों को आइए समझ लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अगले टॉपिक पे। तो देखिए, हमने कुछ अम्लों के नाम यहां पे लिखा है। अब आइए हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये अम्ल हमें मिलते कहां से हैं, इनके स्रोत क्या क्या हैं। आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा है एस्कार्बिक अम्ल। तो जो आपका एस्कार्बिक अम्ल है, यह कहां पाया जाता है? यह विभिन्न प्रकार के विटामिनों में पाया जाता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि किसी भी प्रकार के विटामिन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। एस्कार्बिक अम्ल कहां पाया जाता है? विटामिन में पाया जाता है। कोई आपसे पूछे कि साइट्रिक अम्ल कहां पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल आपके नींबू जैसे खट्टे फलों में पाया जाता है। तो कोई आपसे यह पूछेगा खट्टे फलों में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के पाचक रस में पाया जाता है। पाचक रस जो होता है पेट के अंदर, मनुष्य में ही नहीं किसी भी प्रकार के जीव में, पाचक रस में क्या पाया जाता है? आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, कोई आपसे अगर लैक्टिक अम्ल के बारे में पूछे, तो जो आपका दूध होता है ना, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में आपका पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। अगर यूरिक अम्ल की बात करें, तो जो यूरिक अम्ल पाया जाता है वह कहां पाया जाता है? मूत्र में। मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल कहां पाया जाता है? सेब में। मैलिक अम्ल कहां पाया जाता है? आपके सेब में। टैनिक अम्ल, टैनिक अम्ल यानी आपके टी में पाया जाता है। आपके चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। अगर हम बात करें एमिनो अम्ल की, तो जो आपका एमिनो अम्ल होता है ना, एमिनो अम्ल आपके कहां पाया जाता है? एमिनो अम्ल आपके प्रोटीन में पाया जाता है। तो प्रोटीन में कौन सा अम्ल होता है? आपका एमिनो अम्ल। और अगर हम बात करें फार्मिक अम्ल की, तो फार्मिक अम्ल चींटी या मधुमक्खी, चींटी या मधुमक्खी के, चींटी या मधुमक्खी
मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है। चींटी या मधुमक्खियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और अगर हम एसिटिक अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल आपका किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। आंख मूंद करके इतना इसको एकदम मनन कर लीजिए कि आंख मूंद करके अगर कोई आपसे पूछे, आंख बंद करके आप बता सकें कि आपका एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है? विटामिनों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू जैसे खट्टे फलों में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचक रस में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में। यूरिक अम्ल मूत्र में। मैलिक अम्ल सेब में। और टैनिक अम्ल चाय में। एमिनो अम्ल प्रोटीन में। और फार्मिक अम्ल चींटी या मधुमक्खी के डंक में। और एसिटिक अम्ल आपके सिरका में पाया जाता है। अब अम्ल के बारे में लगभग हमने बहुत कुछ आपको बता दिया। अब आइए चलते हैं कुछ क्षार के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, अम्ल के बारे में हम लोगों ने समझ लिया काफी कुछ। अब आइए देखते हैं क्षार के बारे में। तो क्षार की अगर हम बात करें, बेस की बात करें, तो बेस एक अरबिक शब्द है। कौन सी? अरबी भाषा का शब्द है। अरबी शब्द क्या है? एल किली। अरबी शब्द एक है आपका एल किली। अरबी शब्द कौन सा है आपका? एल किली है। एल किली अरबी शब्द है आपका एल किली। और एल किली का आशय अर्थ किससे है? आपके तीखापन से है। तो एल किली का अर्थ क्या होता है? तीखा। तो अम्ल क्षार जो है आपका अरबी शब्द एल किली से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है तीखा या कस्सा। तो अगर हम बात करें क्षार की, तो ये स्वाद में कैसे होंगे? स्वाद में तीखे या कस्सा। स्वाद में तीखे या कस्सा होते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं? तीखे। अब जैसे अगर हम बात करें NaOH, एक पदार्थ है आपका NaOH, जिसमें दो चीजों से मिलकर के बना है। एक तो आपका Na और दूसरा आपका OH। दूसरा आपका क्या? OH। और ध्यान से समझिएगा, Na पे कौन सा चार्ज होता है? Na पर एक प्लस चार्ज होता है, यानी यह इलेक्ट्रॉन का दान करता है। और OH पे एक माइनस चार्ज होता है, यानी यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो यह इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब दोनों आपस में कर लेंगे साझेदारी। ये कहेगा कि भाई तुमको इलेक्ट्रॉन दान करना है और हमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, तो आपस में मिलकर के बांट लेते हैं। तुम त्याग कर दो इलेक्ट्रॉन का और मैं क्या कर लेता हूं? ग्रहण कर लेता हूं। इस प्रकार से ये दोनों ही मिल करके क्या बना देते हैं? NaOH। और जब इस NaOH को हम जल में क्या करते हैं? घोलते हैं। इस NaOH को हम जल में घोलते हैं, तो इसका Na अलग हो जाता है, Na प्लस अलग हो जाता है, और OH माइनस इसका क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो अगर हम क्षार की परिभाषा बताएं, तो क्षार की परिभाषा क्या? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोले जाने पर OH माइनस आयन देते हैं। OH माइनस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो तीन चीजें हमने आपको बताई। क्या? जो क्षार शब्द है अरबी भाषा के एल किली से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है तीखा। तो जो क्षार होगा स्वाद में कैसा होगा? तीखा होगा। और दूसरी चीज कि अगर हम क्षार की परिभाषा बताएं, तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोले जाने पर OH माइनस आयन देता है या OH माइनस आयनों में टूट जाता है, वह क्या कहलाता है? आपका बेस कहलाता है, क्षार कहलाता है। अब क्षार के अगर हम अन्य गुणों पे चलें, तो अगर जैसे अम्ल में हमने देखा कि जो नीला लिटमस पेपर था, वह अम्ल में डालने पर नीला लिटमस कैसा हो जाता था? लाल हो जाता था। अब अगर हम लाल लिटमस को अगर हम क्षार में डालें, तो ये लाल लिटमस को कैसे कर देते हैं? लाल लिटमस को कर देते हैं नीला। लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। एक अम्ल की प्रकृति हमने यह भी बताया था कि यह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, और यह इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है। कौन सी प्रवृत्ति होती है? इसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि यह इलेक्ट्रॉन युग्म को
त्यागता है या इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। एक हमने बात किया था आपके साथ पीएच का, पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो जिसका पीएच मान जो आपका 7 है, 7 से अगर अधिक होता है, जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, वे क्या कहलाते हैं, वे आपके क्षार कहलाते हैं। और यदि कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें क्षार के गुण देखे जाते हैं, क्षार के गुण पाए जाते हैं, तो उस पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है, उस पदार्थ की प्रकृति कैसी कहलाती है, क्षारीय प्रकृति कहलाती है। उस पदार्थ की प्रकृति क्या कहलाती है, क्षारीय कहलाती है। एक चीज और कि यह जो आपका क्षार होता है ना, क्षार जो है आपका छूने में, क्षार जो है छूने में कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। क्षार जो है छूने में कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। दूसरा चीज कि जो इनका क्षारों का जो जलीय विलयन होता है वह कैसा होता है, सुचालक होता है। क्षारों का जो जलीय विलयन होता है वह कैसा होता है, सुचालक होता है। अम्लों का भी जलीय विलयन सुचालक होता है और क्षारों का भी जलीय विलयन सुचालक होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी क्षार को जल में घोल दिया जाता है तो वह किसकी भांति व्यवहार करेगा, सुचालक की भांति व्यवहार करेगा, यानी उसमें विद्युत का प्रवाह होगा। किसी अम्ल को अगर जल के अंदर घोल दिया जाता है तो वह भी सुचालक की भांति व्यवहार करेगा, यानी वह उसके अंदर से विद्युत का प्रवाह होगा। यानी कि अम्ल और क्षार दोनों का ही जो जलीय विलयन होगा वह कैसा होगा, आपका विद्युत का सुचालक होगा। तो इतनी बातें आप क्षार के बारे में याद करेंगे। अब आइए जल्दी से इसको छापिए, फिर चलते हैं क्षार के उपयोग और क्षार के प्रकारों को समझते हैं। तो अगर हम क्षार के उपयोग की बात करें तो आपने कभी देखा होगा कि जैसे जब आपके हाथ में ग्रीस लग जाता है या कोई भी तेली पदार्थ लग जाता है, तरल पदार्थ लग जाता है, तो उसको हम जब साबुन से धोते हैं तो वह क्या हो जाता है, छूट जाता है। अब साबुन में क्या उपस्थित होता है, साबुन में आपका क्षार उपस्थित होता है। तो सबसे पहला उपयोग इसमें क्या है कि जो आपके ग्रीस हो गया, ग्रीस या मोबिल, ग्रीस या मोबिल वाले, ग्रीस या मोबिल वाले पदार्थ को क्या करने में, साफ करने में, इनको साफ करने में किसका उपयोग किया जाता है, क्षार का उपयोग किया जाता है। ग्रीस या मोबिल कहीं पे अगर लगा हुआ है तो उसको आप साबुन के अंतर्गत या डिटर्जेंट लगा करके उसको क्या कर सकते हैं, धुल सकते हैं। और साबुन और डिटर्जेंट में आपका क्या होता है, क्षार होता है। दूसरा चीज, इसका उपयोग, क्षार का उपयोग हम कागज के निर्माण में करते हैं। कागज के निर्माण में इसका उपयोग हम किस में करते हैं, कागज के निर्माण में करते हैं। तीसरा उपयोग अगर देखें तो आपका जो कठोर साबुन है या जो अपमार्जक है, हमने क्या क्या बताया, कठोर साबुन और अपमार्जक, कठोर साबुन और अपमार्जक। अपमार्जक यानी कि वही डिटर्जेंट पाउडर, अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक के निर्माण में, साबुन और अपमार्जक के निर्माण में, और जहां पर आपका साबुन और अपमार्जक का निर्माण होता है उस उद्योग को हम क्या कहते हैं, उस उद्योग को हम कहते हैं टेक्सटाइल उद्योग। तो उस उद्योग को हम क्या कहते हैं, टेक्सटाइल उद्योग। तो जो आपका क्षार है, क्षार का उपयोग हम किस में करते हैं, आपके टेक्सटाइल उद्योग के अंतर्गत करते हैं। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है क्षार के प्रकार की। तो अगर हम बात करें क्षार के प्रकार की तो क्षार के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है आपका प्रबल क्षार और दूसरा नंबर आपका क्या है, दुर्बल क्षार। पहला नंबर आपका क्या है, प्रबल क्षार और दूसरा नंबर क्या है, दुर्बल क्षार। जिस प्रकार से हमने प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को समझा था, ठीक उसी प्रकार से आपका प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार भी होता है। प्रबल क्षार का मतलब, प्रबल अम्ल का मतलब हमने वहां पे क्या बताया था कि ऐसे अम्ल जो जल में घोले जाने पर पूरी तरह से H+ आयनों में टूट जाता है, वह प्रबल अम्ल कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम प्रबल क्षार को परिभाषित करें तो क्षार की परिभाषा क्या होती है कि ऐसे पदार्थ जो जल में घोले जाने पर कौन सा आयन देता है, OH- आयन देता है। तो ऐसे क्षार जो जल में H- आयन जो जल में घोले जाने पर पूरी तरह से पूर्ण रूप से क्या हो जाए,
पूर्ण रूप से OH माइनस आयनों में टूट जाएं, वे क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार कहलाते हैं। और जो OH माइनस आयनों में पूर्ण रूप से नहीं बल्कि आंशिक रूप से टूटता है, आंशिक रूप से टूटता है, उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं। अब अगर हम प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की परिभाषा अगर हम एग्जाम्पल की अगर बात करें तो प्रबल क्षार आपका क्या होगा? जैसे आपका हो गया NaOH, जैसे आपका हो गया KOH, ये आपके क्या है? प्रबल क्षार हैं। इनको जब जल में घोला जाएगा तो ये OH आयनों में पूरी तरह से क्या होगा? टूट जाएगा। अब अगर हम बात करें दुर्बल क्षार की तो दुर्बल क्षार क्या होते हैं? दुर्बल क्षार जैसे आपका हो गया NH4OH या आपका हो गया MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, ये अगर जल में घोले जाएंगे तो OH आयनों में आंशिक रूप से टूटते हैं। इसे इसलिए क्या कहते हैं? हम दुर्बल क्षार के नाम से जानते हैं। तो आइए कुछ आपके क्षार होते हैं उनका उपयोग जान लेते हैं। जैसे आपने यहां पे देखा KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये जो क्षार है ना, इसका उपयोग हम किस में करते हैं? इसका उपयोग हम शैम्पू बनाने में, शैम्पू में किसका उपयोग किया जाता है? आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। या शेविंग क्रीम, अगर हम बात करें शेविंग क्रीम की बात करें तो शेविंग क्रीम को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके KOH का उपयोग किया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। एक आपका होता है CaOH, एक आपका होता है CaOH जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम किस में करते हैं? प्लास्टर में करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम किस में करते हैं? प्लास्टर में करते हैं। इसका उपयोग कहां होता है? चूना में यह पाया जाता है और कंक्रीट, चूना और कंक्रीट में यह पाया जाता है। कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका प्लास्टर में, चूना में और कंक्रीट में इसका उपयोग किया जाता है। अगला अगर हम देखें, जैसे यहां पे जो चर्चा हुआ था MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, इसका उपयोग हम ईंट भट्ठी में करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ईंट भट्ठी में ईंट को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, MgOH के होल ट्वाइस का उपयोग कहां किया जाता है? ईंट भट्ठी इत्यादि में किया जाता है। और अगले क्रम में अगर हम देखें CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर देखें तो यह भी एक प्रकार का क्षारीय प्रवृत्ति का है। और CaO का जो उपयोग है, कैल्शियम ऑक्साइड का जो उपयोग है, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग हम विरंजक चूर्ण के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? विरंजक चूर्ण के रूप में करते हैं। जो चीज भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो चीज भी आपको लगे कि ये चीज याद करनी है, आप उस चीज को कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, क्योंकि जब एक बार आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देते हो तो वे चीजें हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाती है कि हाँ, इस बात को हमने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सर के वीडियो में लिखा था। तो वे चीजें हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाती हैं। तो जो चीजें आपको समझ में आए, जो चीजें आपको लगे कि हाँ ये चीजें याद करनी है, उस चीज को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करते चलिएगा। तो बच्चों, 3 चीजें हमने लेकर के चला था। कौन कौन? अम्ल, क्षार और लवण, जिसमें से अम्ल और क्षार के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब तीसरा आपका है लवण यानी कि साल्ट। अब देखिए लवण क्या होता है। आपने अम्ल और क्षार को पढ़ा, तो अम्ल ऐसा रासायनिक संगठन यानी कि ऐसा पदार्थ जिसमें अम्ल के भी गुण पाए जाएं और क्षार के भी गुण पाए जाएं, उसे क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? लवण कहा जाता है। और लवण किसे कहते हैं? आपका अम्लीयता का भी गुण पाया जाए, जिसमें अम्लीयता का भी गुण पाया जाए और इसके साथ साथ क्षार का भी गुण पाया जाए, क्षारक का भी गुण पाया जाए, ऐसे पदार्थ को, ऐसे रासायनिक संगठन को हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। ऐसे रासायनिक संगठन को हम क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं। दूसरी चीज की लवण के बारे में हमने आपको बताया था कि जब अम्ल और जब क्षार, अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण। और इसके साथ में क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं।
अब देखिए अम्ल आपका क्या है, अम्ल जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और क्षार आपका क्या है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं ना तो इसके पास क्या है, इसके पास H+ आयन है और इसके पास क्या है, Cl- आयन है। इसके पास क्या क्या है, इसके पास Na+ आयन है और इसके पास क्या है, OH- आयन है। तो जब इनको आपस में मिलाया जाता है, इनके जलीय विलयन को, तो इसका Na किसके साथ जुड़ जाता है, Cl पे, क्योंकि Na पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज। इसको इलेक्ट्रॉन भेजने की आवश्यकता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की आवश्यकता है, इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवश्यकता है। तो क्या बना लिया, NaCl बना लिया। यहां पे OH है और जब कभी भी आपके पास किसी भी रासायनिक समीकरण में ऐसा कंडीशन आए कि 2 हाइड्रोजन हो और 1 ऑक्सीजन हो, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 का हो, तो हमेशा आपका क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो आपका यह क्या बना, ये जो आपका बना ना, यह आपका क्या है, यह आपका लवण है, यह साल्ट है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम खाने का नमक भी कहते हैं। तो आपका क्या बनता है, लवण बनता है और उसके साथ साथ क्या बनता है, उसके साथ साथ आपका बनता है जल। तो ये रही कुछ साल्ट की बात। अब साल्ट भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नंबर 1 आपका होता है सरल लवण। सरल लवण, इसको आप अगले कक्षा में जाएंगे तो मतलब इसको डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे। दूसरा होता है आपका द्विक लवण, दूसरा आपका क्या होता है, द्विक लवण होता है। और तीसरा आपका होता है क्या, तीसरा आपका होता है संकर लवण। तीसरा आपका क्या होता है, संकर लवण। तीसरा आपका होता है संकर लवण। देखिए 60 में मैं आपको बता दूं, सरल लवण जो आपका अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से जो लवण बन रहा है, यह लवण आपका क्या कहलाता है, सरल लवण कहलाता है। और द्विक लवण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, द्विक लवण यानी इसमें लवण कितने मिले हुए हैं, 2। तो 2 लवण जब आपस में उनको मिला करके उनका जब वाष्पन कराया जाता है, उनको जब गर्म किया जाता है, तो उससे जो बनने वाला लवण होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। तीसरा आता है संकर लवण। तो संकर लवण क्या होता है, संकर लवण देखिए होता यह है कि जैसे कोई आपके पास लवण है, लवण में आपका लवण इस पे कोई चार्ज नहीं होता, यह उदासीन हो जाता है, क्योंकि इसका जो Na का, इस पे Na+ था और इस पे Cl आपका माइनस था। तो इसका प्लस और इसका माइनस जब दोनों मिल गए तो इसको न्यूट्रल कर दिए। इस टोटल पे चार्ज कितना हो गया, 0। तो यह कैसा हो गया, आपका उदासीन हो गया। यह आपका कैसा हो गया, उदासीन। जिस पर कोई चार्ज ना हो, जिसका आवेश 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। कहने का मतलब कि इस लवण में आपके उदासीन परमाणु भी उपस्थित है और इस लवण में आपका आयनिक परमाणु भी उपस्थित है। तो जब किसी लवण में आयनिक परमाणु और उदासीन आयन और उदासीन परमाणु जब किसी धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण बना देते हैं, तो उस लवण को हम संकर लवण कहते हैं। संकर लवण का एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है कौन, पोटास एलम। संकर लवण का बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है पोटास एलम। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, पोटास एलम को हम क्या कहते हैं, फिटकिरी कहते हैं। आपको बताना क्या है, इस फिटकिरी का सूत्र आपको बताना है, क्या करके, कमेंट करके। अब ये इतनी सारी बातें हो गई लवण की। अब अगला आता है आपका सूचक। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सूचक के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसको एक बार छाप लीजिए, फिर आते हैं हम आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। अब अगला टॉपिक हमारा है सूचक, यानी कि इंडिकेटर। इंडिकेटर के नाम से आप भली भांति परिचित होंगे, जैसे कि गाड़ियों में आपका होता है इंडिकेटर। जब हमें यू टर्न करना होता है, जब हमें घूमना होता है, तो हम इंडिकेटर का जब उपयोग करते हैं तो पीछे वाला व्यक्ति समझ जाता है कि हमें किधर मुड़ना है। अब यहां पे इंडिकेट ये करेगा, लेकिन मुड़ने के लिए इंडिकेट नहीं करेगा। यहां पे अम्ल, क्षार और लवण के संदर्भ में यह इंडिकेट करेगा। तो किसी भी विलयन की, किसी भी जो विलयन है, विलयन की क्या ज्ञात करेगा, यह विलयन की प्रकृति। विलयन की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए, विलयन की प्रकृति को बताने के लिए हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं, जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सूचक। तो विलयन की प्रकृति बताने का काम कौन करता है, विलयन की प्रकृति बताने का काम कौन करता है, विलयन की प्रकृति बताने का काम कौन करता है, सूचक करता है। अब यह कैसे बताता है,
यानी कि कहने का मतलब कि जो सूचक है किसी भी विलयन की प्रकृति को बताने का कार्य करता है। अब यह कैसे बताता है? देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने गंध, अपने रंग या अपने अन्य गुणों के आधार पर हमें यह बता देते हैं, अन्य गुणों को परिवर्तित करके हमें यह बता देते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है। अभी आगे जब इसके पार्ट को हम समझेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब जैसे अगर हम बात करें सूचक के प्रकार की, तो सूचक दो तीन प्रकार के होते हैं या और भी कई अन्य प्रकार के होते हैं। जैसे पहला आपका है प्राकृतिक सूचक। पहला आपका क्या है? प्राकृतिक सूचक। अब देखिए, प्राकृतिक सूचक जो ऐसे पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उनका उपयोग हम विलयन की प्रकृति को देखने के लिए करते हैं, विलयन की प्रकृति को समझने के लिए करते हैं, वैसे सूचक को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे लाल 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 पत्ता गोभी का आपका रस, लाल पत्ता गोभी का रस, यह कहां से प्राप्त होता है? यह आपके प्रकृति से प्राप्त होता है। आपका गुड़हल, गुड़हल पर जब हम, आपका गुड़हल का जो फूल होता है, गुड़हल के फूल पर जब अम्ल से उसको भिगोएंगे तो उसका रंग या कलर उसका अलग प्रकार से परिवर्तित होगा, और जब क्षार में उसको भिगोएंगे तो उसका रंग और कलर अलग प्रकार से परिवर्तित होगा। इस प्रकार से उसके रंग और कलर से हम ये जान लेंगे कि जो विलयन है आपका क्या है? अम्लीय है या क्षारीय है। अगर उदासीन विलयन है तो गुड़हल के रंग का गुड़हल के फूल का रंग कोई परिवर्तित नहीं होगा। तो ऐसे पदार्थ जो हमें कहां से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और उनका उपयोग हम किसी भी विलयन की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अगला आता है आपका कृत्रिम सूचक। अगला आता है क्या? कृत्रिम, या इसे हम कहते हैं रासायनिक सूचक। कृत्रिम सूचक या रासायनिक सूचक, तो ऐसा सूचक जिन्हें हम रासायनिक विधियों द्वारा, कुछ केमिकल्स के द्वारा क्या करते हैं? बनाते हैं। ऐसे सूचक को किस लिए बनाते हैं? किसी भी विलयन की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए। किसी भी पदार्थ को जब हम उसके रासायनिक संगठन के आधार पर खुद से बनाते हैं तो उसे कृत्रिम सूचक या रासायनिक सूचक कहते हैं। जैसे में आपका हो गया क्या? मेथिल ऑरेंज और मेथिल रेड और आपका हो गया मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड और फिनाप्थलीन इत्यादि कई प्रकार के होते हैं, जो कि हम अपने से क्या करते हैं? उसको बनाते हैं। और उसको बनाते हैं किस लिए? अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए। तो ऐसा सूचक जिसे हम रासायनिक संगठन या रासायनिक विधियों के द्वारा अम्लीयता और क्षारीयता के गुणों की पहचान करने के लिए बनाते हैं, उस सूचक को हम क्या कहते हैं? उस सूचक को हम रासायनिक सूचक या कृत्रिम सूचक कहते हैं। अगला आपका है घ्राण सूचक। अगला आपका क्या है? घ्राण सूचक। घ्राण का संबंध किससे है? घ्राण का संबंध नाक से है। घ्राण का संबंध क्या है? नाक से है, सूंघने से है। तो कुछ सूचक ऐसे होते हैं जिनको हम सूंघ करके बता सकते हैं। जैसे ये घ्राण सूचक का उपयोग किसके लिए होता है? जैसे जो बच्चा दृष्टि बाधित है, जो बच्चा देख नहीं सकता है, भाई अगर हम गुड़हल के फूल को अम्ल में डालते हैं और उसका रंग लाल से पीला हो जाता है, लाल से नीला हो जाता है, तो क्या जो बच्चा देख नहीं सकता है वह क्या बता सकता है क्या कि ये अम्ल है या क्षार? नहीं बता सकता। तो ऐसे बच्चों को घ्राण सूचक का उपयोग करते हैं। जो देख नहीं सकता वह सूंघ करके बता सकता है। सूंघ करके कैसे बताएगा? जैसे आपका वेनिला हो गया, जैसे आपका वेनिला हो गया और उसके अलावा लौंग का तेल हो गया, लौंग का तेल हो गया। और जब लौंग का तेल या वेनिला को जब हम किस में डालते हैं? अम्ल में डालते हैं। जब हम इसको कहां डालते हैं? अम्ल में डालते हैं, तो इसका जो गंध होता है ना, अगर इसको अम्ल में डालेंगे तो इसका गंध रहेगा अपरिवर्तित। यानी इसकी गंध में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा जब हम घ्राण सूचक को डालेंगे। तो जब किसी घ्राण सूचक में अम्ल को जब डालेंगे या अम्ल में घ्राण सूचक को जब डालेंगे तो उसका गंध परिवर्तित नहीं रहेगा। तो जो दृष्टिहीन बच्चा है वह बता देगा कि यह क्या है? अम्ल है। और जो क्षार होता है ना, क्षार में जब हम गंधीय सूचक को डालेंगे, घ्राण सूचक को हम गंधीय सूचक भी कहते हैं, गंधीय सूचक भी कहते हैं। तो जब क्षार में वेनिला या लौंग के तेल को डालेंगे तो इसका जो मतलब सेंट होगा वह क्या हो जाएगा? आपका परिवर्तित हो जाएगा। इसका सेंट क्या हो जाएगा? आपका परिवर्तित हो जाएगा। तो जो दृष्टिहीन बच्चा है, जो देख नहीं सकता है, उसका गंध परिवर्तित हो जाने पर वह जान जाएगा कि वह क्या है? आपका क्षार है, वह अम्ल नहीं है। तो इस प्रकार से हम सूचकों को
समझ सकते हैं, सूचकों को जान सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो अपने विशेष गुणों के द्वारा अम्लीयता और क्षारीयता के गुण को पहचान करते हैं, वैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स कहते हैं, सूचक कहते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब अगला जो टॉपिक है वह है अम्ल एवं क्षार के कुछ रासायनिक गुणधर्म, यानी कि जब अम्ल और क्षार किसी रासायनिक पदार्थों से, किसी तत्वों से जब क्रिया करते हैं तो उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या बनता है, इनके बारे में हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब जिसका फर्स्ट टॉपिक है अम्ल व क्षार। अम्ल तथा क्षार जब किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि जब आपका अम्ल रहेगा, जब कोई भी अम्ल या उसके साथ अम्ल या आपका क्षार रहे, इसके साथ जब किसी भी धातु को मिलाया जाएगा, जब किसी भी धातु की अभिक्रिया कराई जाएगी तो क्या बनाएगा? तब यह बनाएगा आपका लवण। यह क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। और इसके साथ साथ आपका इसके साथ साथ क्या बनेगा? H2 गैस बनेगी, यानी हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो जब किसी भी अम्ल या क्षार से जब धातु की किसी अभिक्रिया कराएंगे तो आपका लवण बनेगा और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी। अम्ल की हम बात करें, अम्ल जैसे आपका क्या HCl, और इसके साथ साथ अगर हम ले लें किसको? सोडियम को ले लें, तो यह जो जब दोनों आपकी आपस में क्रिया होगी तो यहां पे Na पे क्या होता है? 1+ चार्ज, और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होता है? 1- चार्ज। तो यह बना लेगा NaCl। अब यहां पे हमें दो मॉलिक्यूल में लेना पड़ेगा। 2 मॉलिक्यूल में यहां ले लिए, 2 मॉलिक्यूल में यहां ले लिए। तो Na कितना है हमारे पास? 2 है, तो 2 यहां पे हम क्या लिख लेते हैं? 2 लिख लेते हैं। तो 2 Na है और Cl भी हमारे पास कितना है? 2। तो यह आपका कंप्लीट हो गया। अब हाइड्रोजन आपके पास 2 बचता है, तो प्लस में आपका क्या बना लेगा? प्लस में बना लेगा H2। अगर दूसरा एग्जांपल हम ले लें, जैसे अगर हम क्या ले लें? HCl ले लें और प्लस क्या ले लें? जिंक ले लें, Zn ले लें। तो Zn पे जो आपका चार्ज होता है 2+ चार्ज होता है, तो इस पे 2+ चार्ज होता है, जबकि क्लोरीन पर 1- चार्ज होता है। तो इसके 2+ के लिए, यानी इसका एक अणु अपने क्लोरीन अपने साथ में 2 क्लोरीन को क्या कर सकता है? जोड़ देता है, क्योंकि इसके जोड़ सकता है, क्योंकि जो आपका Zn है इस पे 2+ चार्ज है और जो Cl है 1- चार्ज है। तो इसका 2+ कब आपका उदासीन होगा या कब इसको यह प्रभावित कर लेगा? तो यह इसका 2+ जब इसके पास 2- होगा, तो इसके 2+ को अप्रभावित करने के लिए यह क्या कि Cl को हमें कितना लेना पड़ेगा? 2 मॉलिक्यूल में लेना पड़ेगा। तो यहां पे आपका Zn हो जाएगा, इसको हमें 2 मॉलिक्यूल में लेना पड़ेगा, तो ZnCl2 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा? आपका H2। भाई यहां पे देखिए क्या होता है कि Na+ और Cl- दोनों को अगर देखा जाए तो एक का प्लस दूसरे का माइनस मिल करके इसको क्या कर दिए? उदासीन कर दिए। इसका चार्ज कितना कर दिए? 0 कर दिए। अब Zn पे 2+ है, क्लोरीन पे 1- है, तो इसका 1- इसके एक ही प्लस को ना निष्क्रिय करेगा, 1+ तो बच जाएगा। लेकिन अगर यहां पे 2Cl हो जाए, 2Cl हो जाए, तो इसके 2Cl मिलकर के बारी बारी से इसके दोनों माइनस को क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे, और जो आपका ZnCl2 बन जाएगा, ZnCl2 जो बन जाएगा, इस पर आवेश कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पे यह आपका क्या बना? यहां पे आपका लवण बना, और यह आपका क्या बना? हाइड्रोजन गैस बना। हाइड्रोजन गैस बना। तो लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है जब अम्ल या क्षार धातु से। अब एक क्षार का भी एग्जांपल देख लीजिए। क्षार जैसे आपका क्या होता है? NaOH, और धातु आपका क्या हो जाता है? जैसे आपका Zn। तो जब NaOH Zn से अभिक्रिया करेगा, तो चूंकि Zn पे 2+ चार्ज होता है, इसलिए इसको 2 मॉलिक्यूल में लेना पड़ेगा। तो 2 मॉलिक्यूल में ले लिए, तो यहां पे आपका क्या हो गया? Na2, और इसके साथ आपका Zn भी जुड़ जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा Zn, और प्लस में O भी है इसके साथ। तो O कितने मॉलिक्यूल में है? 2 मॉलिक्यूल में है, तो ZnO2 हो जाएगा, और प्लस में क्या बचेगा? 2 मॉलिक्यूल में H बच जाएगा, तो साथ में क्या हो जाएगा? H2। तो यह आपका जो बना, यह आपका बना सोडियम जिंकेट। यह आपका क्या बना? सोडियम जिंकेट बना, और सोडियम जिंकेट के साथ यह क्या बना? हाइड्रोजन गैस बना। यह आपका क्या बना? हाइड्रोजन गैस बना। तो इस तरह से जब कोई भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, और जब कोई भी क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इस प्रकार से अम्ल व क्षार की धातु से अभिक्रिया को आप समझ सकते हो। अगले क्रम में हमारा
जो दूसरा है, अम्ल जब धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनता है, आइए हम देखते हैं। जब किसी भी अम्ल का जब अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, धातु कार्बोनेट से कराते हैं। किससे कराते हैं, धातु कार्बोनेट से कराते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें संगत लवण, हमें क्या प्राप्त होता है, संगत लवण, और इसके साथ में आपका क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्लस में आपका जल प्राप्त होता है। आइए देख लेते हैं एक एग्जांपल। कोई अम्ल ले लेते हैं, आपका क्या है, HCl है, और धातु कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट का जब हम किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनाता है, इसको हम 2 मॉलिक्यूल में ले लेते हैं क्योंकि यहां पे Na2 है, तो यहां पे जो बनेगा आपका क्या बनेगा, NaCl कितने मॉलिक्यूल में, 2 मॉलिक्यूल में, क्योंकि Na भी हमारे पास 2 है और Cl भी हमारे पास कितना है, 2 है। अब इसके अलावा आइए देखते हैं C की संख्या कितनी है, तो C की संख्या 1 है, तो C की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। O की संख्या कितनी है, 3 है, लेकिन O एक उपयोग हमको किसमें करना है, एक O का उपयोग हमें जल के साथ करना है, तो यहां पे 2 O को ले लेंगे, तो यहां पे क्या बन जाएगा, CO2 गैस बन जाएगी, और इसके साथ साथ 2H और 1 O जब बन जाता है ना, तो वहां पे हमेशा क्या बनता है, जल बनता है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो यह आपका क्या हो गया, यह आपका लवण हो गया, और यह आपका क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, और यह क्या हो गया, आपका जल हो गया। तो इस प्रकार से जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। कोई अगर हम क्या ले लें, हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लें, हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे Na2 NaHCO3, यह क्या होता है, आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, और इसके साथ हम क्या ले लेते हैं, HCl यानी कि अम्ल ले लेते हैं। इसके साथ में हम क्या ले लेते हैं, अम्ल ले लेते हैं, यानी कि HCl ले लेते हैं। तो यह क्या बनाता है, देखिए यहां पे आपका Na है, यहां पे आपका Na है, और यहां पे आपका क्या है, Cl है, तो यह क्या बना लेगा, NaCl, यह क्या बना लेगा, आपका NaCl बना लेगा, और इसके साथ में CO2 तो बनेगा ही बनेगा, एक O यहां बच गया, और एक H ये वाला आपका क्या बन गया, H2O यानी कि जल बन गया, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो जब कभी भी कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो संगत लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या बनाता है, आपका जल बनाता है। अब इसके जगह पे आप कोई सा भी अम्ल ले सकते हैं, जैसे आप H2SO4 भी आप इसके साथ ले सकते हैं, H2SO4 भी इसके साथ आप ले सकते हैं, यह भी आपका क्या है, अम्ल है। तो इसको HCl के जगह पे आप H2SO4 को लेकर के इसी के साथ अभिक्रिया करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हां सर हमारी अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। अगला हमारा जो टॉपिक है क्षार और अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अधात्विक ऑक्साइड क्या है। तो जैसे आपके वायुमंडल में उपस्थित गैसें हैं, कौन कौन सी गैसें हैं, जैसे आपका कार्बन हो गया, और जैसे कार्बन या सल्फर, जब ये आपकी गैसें हैं कार्बन और सल्फर, जब यह किसी कारणवश या जब वायुमंडल में आने पर O2 ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कर लेती हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जब कर लेती हैं, तो आपका क्या बनता है, तो आपका बनता है अधात्विक ऑक्साइड। जैसे अधात्विक ऑक्साइड के बारे में हम क्या कह सकते हैं, CO2 जो आपका है अधात्विक ऑक्साइड है, SO2 आपका क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो आपकी गैसें हैं यह क्या है, अधात्विक ऑक्साइड हैं। तो जब कभी भी कोई अधातु जब किसी ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के संपर्क में आने से आपस में क्रिया कर लेती है तो उससे जो उत्पाद बनता है उसे हम क्या कहते हैं, अधात्विक ऑक्साइड। अब जब यही अधात्विक ऑक्साइड किसी क्षार से अभिक्रिया करती हैं, जब किसी क्षार से अधात्विक ऑक्साइड जब अभिक्रिया करता है, अधात्विक ऑक्साइड जब अभिक्रिया करता
है तो इसका क्या बनता है, संगत लवण बनता है, संगत लवण बनता है और इसके साथ में H2 गैस बनती है। क्या बनता है, संगत लवण बनता है और आपका H2 गैस बनती है। अब जैसे क्षार अगर ले लें तो क्षार आपका क्या है, NaOH है और अधात्विक ऑक्साइड जैसे ले लिया जाए SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड ले लिया जाए तो यह क्या बनाएगा, यह क्या बनाएगा, इसका जो Na है इसको 2 मॉलिक्यूल में लेना पड़ेगा ताकि H हमारे पास क्या बनना है, हाइड्रोजन गैस बनना है। H के 2 अणु चाहिए तो H हमारे पास 1 है तो इसके साथ जब 2 ले लेंगे तो H की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो जब Na जब SO2 के साथ अभिक्रिया करेगा, Na जब SO2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा Na2। Na कितने मॉलिक्यूल में है, 2 मॉलिक्यूल में। SO2 पे 2 माइनस चार्ज होता है इसलिए Na2 लिया जाएगा तो यह आपका क्या हो जाएगा, SO3 बन जाएगा। एक O यहां से ले लेगा और 2 O इसके पास है तो यह क्या बना लेगा, SO3 बना लेगा और यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का लवण है, यह एक प्रकार का क्या है, लवण है। और इसके अलावा इसके पास Na दोनों काम में आ गया, O इसका काम में आ गया और SO2 आपका काम में आ गया तो यहां पे बचा क्या, यहां पे बचा आपका क्या, हाइड्रोजन गैस। SO3 नहीं बल्कि 2 अणु O के यहां है, 2 अणु यहां है तो SO यह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यह एक प्रकार का आपका लवण है और यह एक प्रकार का आपका हाइड्रोजन गैस है। तो इस प्रकार से जब कोई क्षार अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण और साथ में क्या बनता है, लवण और साथ में बनता है हाइड्रोजन गैस आपका प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से क्षार की अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया को आप समझ सकते हो। अब अगला टॉपिक आपका है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की रासायनिक गुणधर्मों को हमने बहुत कुछ समझा जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। इतने बेसिक जानकारी के साथ अगला क्लास आपका बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करेगा। इतनी जानकारी जब रख लेंगे तो आपको कक्षा 11वीं में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए उदासीनीकरण को समझते हैं। हमने आपको बताया था कि जब अम्ल आपस में, जब इनको क्षार में मिला दिया जाता है यानी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण, और क्या बनाते हैं, लवण और साथ में क्या बनाते हैं, लवण और साथ में बनाते हैं जल। अब इनके बीच में होता क्या है आइए देखते हैं। जैसे अम्ल आपका है HCl और क्षार आपका है NaOH और दोनों ही विलयन कैसे हैं, दोनों ही विलयन एक्वस हैं, दोनों ही विलयन कैसे हैं, एक्वस हैं यानी कि विलयन की अवस्था में है, पानी उसमें मिला हुआ है, घुले हुए हैं, एक्वस का मतलब। तो देखिए HCl और NaOH जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, NaCl और प्लस क्या बनाता है आपका H2O बनाता है। अब देखिए इसके साथ हुआ क्या, यहां पे इसके H प्लस चार्ज था, इस पे Cl माइनस चार्ज था, इस पे Na प्लस चार्ज था, इस पे OH माइनस चार्ज था। जब इसमें अभिक्रिया हुई तो जो आपका Na और Cl आपस में मिला तो Na पे कैसा चार्ज था, प्लस चार्ज था, Cl पे माइनस चार्ज था। जब दोनों आपस में मिले तो आप सब जानते हैं कि प्लस और माइनस आपस में मिल करके क्या होता है, 0 होता है। तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, पूरे पे 0 चार्ज आ गया क्योंकि इसका प्लस इसके माइनस को कंप्लीट कर दिया, इसकी आवश्यकता को Na ने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। इसलिए यह पूरी तरह से क्या हो गया, स्टेबल हो गया, पूरी तरह से अस्थाई हो गया। इसका चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया, इस पर कोई चार्ज नहीं रहा। और जब कोई चार्ज नहीं रहता है तो वह परमाणु कैसा कहलाता है, वह परमाणु कहलाता है उदासीन। वह परमाणु कैसा कहलाता है, उदासीन। अब इस टॉपिक को पढ़िए, उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण क्या कहलाता है कि जब धन आयन और ऋण आयन मिल करके दोनों आयनों को निरस्त कर देते हैं, आयन उसका क्या कर देता है, उस पर कोई चार्ज नहीं बचता, तो वैसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। किसी भी परमाणु को उदासीन करने के लिए, उदासीन करने की जो अभिक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया की अगर आपको परिभाषा लिखनी हो तो इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। अर्थात किसी अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया के द्वारा लवण और जल का बनना कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्योंकि यह एक प्रकार का क्या हो गया, लवण हो गया, और जिसके नाम के साथ जुड़ गया लवण उसका आवेश कितना हो गया, 0, और जिसका आवेश हो गया 0
जीरो, उसी को हम क्या कह देंगे, उदासीन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कह देंगे। इसमें क्या हो रहा है, किसी भी तत्व को क्या बनाया जा रहा है, उदासीन बनाया जा रहा है, न्यूट्रल बनाया जा रहा है। तो किसी भी पदार्थ को न्यूट्रल बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो किसी भी अम्ल और क्षार की जब आपस में क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है, और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक छोटा सा आपका क्वेश्चन है, आपका सवाल है कि जैसे एक आपका अम्ल रखा हुआ है, कोई अम्ल आपका रखा हुआ है किसी बर्तन में, उसमें अगर हम एक बूंद क्षार मिला देते हैं तो वह क्षार उस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल क्या करने लगता है, बनाने लगता है। अब उस क्षार की मात्रा को बूंद 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 करके हम मिलाते जाएं और तब तक मिलाएं जब तक उस बर्तन में उपस्थित पूरा अम्ल उसके पूरे क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना दे। और जब उसमें उपस्थित सभी अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके क्या बना देंगे, आपके लवण और जल बना लेंगे, यानी कि सारे के सारे अम्ल उसमें क्या हो गए, खत्म हो गए, लवण और जल बन गए। उसके बाद अगर हम क्षार की एक भी बूंद को डालते हैं तो उसका विलयन कैसा हो जाता है, उसका विलयन गुलाबी रंग का हो जाता है। और गुलाबी रंग का क्यों हो जाता है, क्योंकि जब उसमें हमने अम्ल में क्षार मिलाया तो उसका अम्ल जो क्षार था अम्ल के प्रभाव को खत्म करके क्या बना दिया, लवण बना दिया। अब जब उसका पूरा लवण बन चुका तो उसमें जब एक बूंद और भी जब हम डाल दिए क्या, क्षार, तो वह उसका विलयन क्या हो गया, क्षारीय। तो विलयन के क्षारीय होने के कारण उसका विलयन का जो रंग होता है कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। देखिए, अगर इस सभी बातों का आपको प्यारा प्यारा नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, बहुत छोटा सा नॉमिनल सा चार्ज है, उसको आप खरीद सकते हैं। वहां नोट्स में बाईलिंगुअल आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, आपको हिंदी भाषा में भी नोट्स उपलब्ध होगा और अंग्रेजी भाषा में, दोनों ही भाषा में नोट्स के अंतर्गत दोनों ही भाषाएं उपलब्ध होंगी, जिसे आप यहां से टॉपिक को समझ सकते हैं और वहां नोट्स के अंतर्गत आप इस टॉपिक को एकदम अच्छे ढंग से सुंदर सुंदर अपना नोट्स बना सकते हैं। तो नोट्स को जरूर परचेज करें, उससे थोड़ा सा हमारा भी आर्थिक सहयोग हो जाएगा और मैं उस आर्थिक सहयोग से आप सबके स्टडी में निरंतर चेंज लाता रहूंगा और आपको अच्छे अच्छे मटेरियल प्रोवाइड करता है। अब एक क्वेश्चन आपका और है, एक छोटा सा प्रश्न आपका और है कि जो आपका अधात्विक ऑक्साइड होता है, अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है, इसकी प्रकृति अम्लीय क्यों होती है, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, इसे आपको क्या करना है, बताना है। कि जो या तो आपको प्रश्न इसमें कई प्रकार से पूछेगा, यह आप काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो अधात्विक ऑक्साइड होती हैं उनकी प्रकृति अम्लीय, उनकी प्रकृति कैसी होती है, अगर आपसे पूछे तो आप कैसे बताएंगे। देखिए, अभी अभी आपने पढ़ा कि जब कोई अधात्विक ऑक्साइड किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और क्या बनाता है, जल बनाता, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जब कोई अधात्विक ऑक्साइड, जैसे अभी हमने आपको अभिक्रिया करके दिखाया था कि जब NaCl SO2 क्षार NaOH जब SO2 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। और आपने यह भी पढ़ा कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो भी लवण और जल बनता है। और जब आपका अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार आपस में जब क्रिया करते हैं तो भी आपका क्या बनता है, तो भी आपका लवण और क्या बनता है, साथ में लवण और जल बनता है। अब यहां से थोड़ा सा आपको चमकना चाहिए क्या, कि देखिए जैसे अधात्विक ऑक्साइड के जगह पर क्या है, अधात्विक ऑक्साइड के जगह पे आपका अम्ल है, क्षार वैसा क्या वैसा है, बनने वाला प्रोडक्ट वैसा का वैसा है। तो निश्चित तौर पर जो अधात्विक ऑक्साइड होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि चूंकि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तथा अधात्विक ऑक्साइड भी क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, अतः अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होगी वह कैसी होगी, अम्लीय होगी। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। तो इतनी चीजों को आप बाकायदे नोट्स के अंदर छापिए, फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आपका अगला जो टॉपिक है वह है आयनीकरण अभिक्रिया। देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। एक वैज्ञानिक थे आरेनियस, एक वैज्ञानिक कौन थे, आरेनियस।
आरेनियस ने कब 1884 ईस्वी में, आरेनियस ने 1884 ईस्वी में क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने देखा, मैंने शुरू में आपको बताया था कि कोई भी अम्लीय विलयन है या कोई भी क्षारीय विलयन है तो वह अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह क्या करता है, कराता है। तो जब आरेनियस ने यह देखा कि कोई भी अम्लीय या क्षारीय विलयन है, यानी कि उसमें H+ आयन उपस्थित हैं, H+ आयन उपस्थित हैं या Cl- आयन उपस्थित हैं, यानी कि यह कैसा विलयन है, अम्लीय विलयन है। तो जब कोई भी अम्लीय विलयन है, इसमें अगर विद्युत को प्रवाहित किया जाए, तो इसमें विद्युत का प्रवाह आपका होगा। जैसे अगर हम कोई भी दो तारों को कनेक्ट कर दें और एक तार को इस विलयन से होकर के गुजार दें, यानी कि बीच में कट करके एक तार को यहां से और दूसरे तार को यहां से गुजार दें और बल्ब में जब जोड़ें, इसको जब मिला करके अगर हम इससे क्या कर दें, इससे एक बल्ब क्या कर दें, हम लगा दें, तो इसका बल्ब जो है क्या होगा, जल जाएगा, यानी कि इसमें विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अब जब आरेनियस ने यह सोचा तो इनके दिमाग की बत्ती थोड़ा सा जली, इनका दिमाग सोचने लगा कि आखिर इसमें क्या है ऐसा जो इसमें विद्युत का प्रवाह हो रहा है। तो विद्युत का प्रवाह होने के लिए क्या चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन। जब कक्षा 12वीं में आप चल करके विद्युत का चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जैसे इसके पास एक अधिक इलेक्ट्रॉन है, कम इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक अधिक इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, यानी इसके पास मुक्त आयन है। और जब किसी भी वस्तु के पास मुक्त आयन होता है तो उसमें क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता है। यानी कि इसमें तो आपका था HCl और HCl को जब जल में डाला गया तो इसमें प्लस आयन और माइनस आयन अलग अलग आयनों में क्या हो गए, विभक्त हो गए, अलग अलग आयनों में टूट गए और इसमें विद्युत का प्रवाह क्या हो पाया, संपन्न हो पाया। तो आरेनियस ने जब इसको देखा तो इन्होंने अपने इस प्रयोग के दौरान जो प्रेक्षण किया उससे ये रिजल्ट निकला कि जब किसी भी अम्ल या क्षार को जब हम जल में क्या करते हैं, घोलते हैं, तो वह आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जब किसी भी अम्ल का और क्षार का जल में घोले जाने पर आयनों में जब विभक्त हो जाता है, तो किसी भी अम्ल और क्षार का जल में घोले जाने पर आयनों में विभक्त होना क्या कहलाता है, आयनीकरण कहलाता है। और उस अभिक्रिया को हम आयनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2SO4 आपका जो है, इसको अगर हम जल में घोलते हैं तो इसमें H2 यानी कि H2 पर अलग चार्ज आ जाता है और जो आपका SO4 है उस पर अलग चार्ज आ जाता है। प्लस और माइनस दोनों में क्या हो जाता है, आपका यह टूट जाता है। अगर अगले क्रम में इसको देखें तो जैसे CaOH का अगर होल ट्वाइस ले लें तो Ca पे कौन सा चार्ज होता है, Ca पे 2+ चार्ज होता है और साथ में इसके OH जो है 2 मॉलिक्यूल में इस पे कैसा चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। तो किसी भी अम्ल या क्षार का जलीय विलयन में आयनों में टूट जाना क्या कहलाता है, आपका आयनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, आयनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अब एक प्रश्न आपका आता है क्या कि जैसे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्या जिसमें H+ आयन उपस्थित हो, जिसमें H+ आयन उपस्थित हो वह क्या सभी, जिसमें H+ आयन उपस्थित होंगे वह क्या सभी अम्ल होगा? तो अगर हम देखें तो आपके HCl में भी उपस्थित क्या है, H+ आयन है। और जबकि अगर ग्लूकोज भी देखें हम, ग्लूकोज में भी देखें अगर, तो ग्लूकोज में भी H+ आयन उपस्थित है, लेकिन HCl जलीय विलयन में जाने पर H+ आयन देता है, लेकिन ग्लूकोज जलीय विलयन में जाने पर H+ आयन नहीं देता। तो कोई ये जरूरी नहीं है कि जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित हो वह अम्ल ही हो, कोई जरूरी ये नहीं है। अम्ल वह होता है जो जलीय विलयन में हर हाल में H+ आयन दे, वही अम्ल होगा। तो कोई अगर आपसे ये पूछे कि क्या जिसमें H+
आयन उपस्थित हैं, क्या वे सभी पदार्थ अम्ल होंगे? तो नहीं, सभी पदार्थ अम्ल नहीं होंगे, क्योंकि आपके HCl में भी H+ उपस्थित है। तो HCl जलीय विलयन में H+ आयन देता है और ग्लूकोज में भी H+ आयन उपस्थित है, हाइड्रोजन आयन उपस्थित है, लेकिन ग्लूकोज हाइड्रोजन जल में हाइड्रोजन आयन नहीं देता, इसलिए यह ग्लूकोज आपका अम्ल नहीं है। तो कोई जरूरी ये नहीं है कि जिसमें हाइड्रोजन आयन हो वे सारे के सारे पदार्थ क्या हो, अम्ल हो। अब जो हमने स्टार्टिंग में पीएच मान की चर्चा करी थी, आइए उस पीएच मान को हम समझते हैं। देखिए, कोई भी अम्ल और क्षार की पहचान हम किस आधार पे करते हैं? किसी भी अम्ल और क्षार की पहचान हम हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन और OH- आयन की उपस्थिति के द्वारा हम उसको पता करते हैं कि यह अम्ल है और यह क्या है, क्षार है। अब एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है प्रबल क्षार। तो किसी भी विलयन में H+ आयन और OH- आयन की कितनी अधिक प्रबलता है, यह प्रदर्शित करता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को। अब एक वैज्ञानिक थे जो कहां के रहने वाले थे, डेनमार्क। डेनमार्क के एक वैज्ञानिक कौन थे? डेनमार्क के एक वैज्ञानिक थे सारेंस। डेनमार्क के एक वैज्ञानिक थे सारेंस, जिन्होंने 1909 ईस्वी में जिन्होंने 1909 ईस्वी में एक पैमाना दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पीएच पैमाना या पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। पीएच, पी फॉर क्या होता है, पोटेंटेज, और H फॉर क्या होता है आपका हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की क्षमता, यानी इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन की क्षमता। पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की क्षमता। तो इनके स्केल के आधार पर, हाइड्रोजन की क्षमता के आधार पर हम अम्ल और क्षार की क्या करते हैं, पहचान करते हैं। जैसे अगर कोई आपके पास अम्ल है, अगर कोई आपके पास अम्ल है और अगर कोई आपके पास क्षार है, तो अम्ल में भी आपके H+ आयन होंगे और OH- आयन होंगे, क्षार में भी आपका H+ आयन होगा और OH- आयन होगा। अंतर बस इतना होगा कि इसमें जो H+ आयन होगा ना, वह प्रभावी होगा क्योंकि यह अम्ल है, और इसमें जो OH- आयन है ना, वह प्रभावी होगा क्योंकि यह क्या है, क्षार है। यानी हाइड्रोजन इसमें भी है, हाइड्रोजन इसमें भी है, और इसी हाइड्रोजन की क्षमता को, इसी हाइड्रोजन की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने, डेनमार्क के जो वैज्ञानिक थे सारेंस, 1909 ईस्वी में एक स्केल दिया, और उस स्केल पर इन्होंने 0 से इन्होंने जैसे 7 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक इधर किया, और इधर भी 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि टोटल 14 अंक तक का क्या बनाया, स्केल बनाया। टोटल 14 अंक तक का क्या बनाया, स्केल बनाया, जिसमें इन्होंने 7 को कहां रखा, बीच में रखा, और इन्होंने ये बताया कि अगर जिसका, इसको हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। इन्होंने बताया कि जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, 7 से कम होगा, वह आपका क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, और जिसका वैल्यू 7 से अधिक होगा, 14 तक होगा, वह क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, और जिसका एग्जैक्ट 7 होगा वह उदासीन होगा। उदासीन बोले तो क्या होगा, वह लवण होगा। उदासीन बोले तो वह क्या होगा, लवण होगा। तो डेनमार्क के वैज्ञानिक सारेंस ने 1909 ईस्वी में एक पैमाना दिया, जिसमें हाइड्रोजन की क्षमता का आकलन किया जाता है कि कौन अम्ल कितना प्रबल है या कौन क्षार कितना प्रबल है। इसको ज्ञात करने के लिए डेनमार्क के वैज्ञानिक सारेंस ने 1909 ईस्वी में एक पैमाना दिया, जिसे हम पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। उस पैमाने के आधार पर अगर पीएच मान किसी भी तत्व का, अगर किसी भी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम होता है तो वह अम्ल होगा, और 7 से अधिक होता है तो वह क्षार होगा, और एग्जैक्टली अगर 7 होता है तो वह उदासीन होगा, यानी कि वह क्या होगा, आपका लवण होगा। तो इस प्रकार से आप पीएच को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को आप समझ सकते हैं। तो एक चीज आप ये जान लीजिए कि जो पीएच मान होता है वह हाइड्रोजन आयन की मात्रा को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, हाइड्रोजन आयन की मात्रा को प्रदर्शित करता है। और यह बात जो हमने आपको बताई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एक नोट पॉइंट में डाल के लिख लीजिएगा कि यदि चाहे कोई भी विलयन अम्लीय हो या क्षारीय हो, उसमें H+ और OH- आयन दोनों के ही दोनों क्या होंगे, उसमें उपस्थित होंगे।
अब अगला जो हमारा टॉपिक है वह है पीएच का महत्व, यानी कि पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। आइए उस चीज को समझते हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है पाचन की प्रक्रिया में पीएच। अब देखिए पाचन की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो आपका आमाशय है ना, आमाशय क्या स्रावित करता है, आमाशय में निरंतर स्रावित होता है आपका HCl। आमाशय में आपका निरंतर स्रावित होता है HCl यानी कि अम्ल, यानी इसका पीएच जो होगा, इसका जो पीएच होगा वह 7 से हमेशा क्या होगा, कम होगा। और जो हमारा आमाशय है ना, यह अम्लीय माध्यम होते हुए भी, आमाशय में अम्लीय माध्यम यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हुए भी यह बिना नुकसान के किसी भी कार्य को क्या करता है, पूर्ण करता है। कभी भी आपने देखा होगा कि जब आपके पेट में क्या हो जाती है, कभी कभी जलन हो जाती है, जलन होने लगती है। तो पेट में जलन क्यों होती है? क्योंकि उसमें उपस्थित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कोई कभी ऐसा होता है कि कोई आपके शरीर के अंदर का जो एंजाइम होता है वह ज्यादा उत्प्रेरित हो जाता है और HCl की मात्रा का स्राव ज्यादा करने लगता है। और जब आपके आमाशय के अंदर HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो आपके पेट में क्या महसूस होता है, जलन महसूस होता है। अब उस जलन को ठीक करने के लिए किसी भी दुर्बल क्षार का पाउडर दे दिया जाता है। और जब दुर्बल क्षार जाता है पेट के अंदर तो आप जानते हैं अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं और क्या बनता है, लवण बनता है। तो पाचन की अभिक्रिया में आमाशय से क्या निकलता है, HCl निकलता है, जिसका पीएच हमेशा 7 से क्या होता है, कम होता है, जो कि बिना नुकसान के काम करता है। और जब कभी भी अम्ल की मात्रा, HCl की मात्रा आपके पेट के अंदर बढ़ जाती है, आमाशय के अंदर बढ़ जाती है, तो आपके पेट में क्या उपस्थित हो जाता है, क्या होने लगता है, जलन होने लगता है, जिसे दुर्बल क्षार के प्रयोग से उसे क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। दूसरा टॉपिक है आपका रक्त का पीएच और दैनिक क्रियाएं। तो जो आपका रक्त का पीएच होता है ना, वह कितना होता है, 6.8 से 7.8 के बीच होता है। अगर इसके पीएच का मान, रक्त के पीएच का मान 6.8 से अगर कम हो जाता है तो जो रक्त है वह कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और रक्त जब अम्लीय हो जाएगा तो जो रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन उपस्थित है, हीमोग्लोबिन की आकृति क्या हो जाएगी, विकृत हो जाएगी। हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, जब अभी हम ये परिसंचरण तंत्र वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे तो इन सब चीजों का जिक्र करेंगे। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि जो हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है उसका एक विशेष आकार होता है, वह लगभग हंसिया के आकार का इस प्रकार का होता है। और जब खून आपका जो है, जब आपका रक्त क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, तो जो हीमोग्लोबिन की स्थिति है, आकार है, वह बदल जाएगा। और जब आकार बदल जाएगा तो जो हीमोग्लोबिन आपका है वह काम क्या करता है, जो आपका रक्त है, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को मिलाने का कार्य करता है, यानी रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। और जब अम्लीय माध्यम हो जाएगा आपका खून तो आपकी इसकी आकृति बदल जाएगी, जो O2 की मात्रा को, ऑक्सीजन की मात्रा को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। तो जो आपका 6.8 से 7.8 तक का पीएच है, यह आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को, या रक्त में जो सीरम है, जो थक्का बनाने के लिए जैसे जब कटता है तो पंछा टाइप का, पानी टाइप का निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। तो उन सीरम की स्थिति अच्छी बनी रहे, उसका रासायनिक संगठन अच्छा बना रहे, जिसके लिए आपका जरूरी है कि पीएच कितना होना चाहिए, 6.8 से 7.8 के मध्य आपका पीएच होना चाहिए। तो इस प्रकार से रक्त का पीएच में हमारी दैनिक क्रियाओं का उपयोग होता है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, आपका लार का पीएच। और लार का पीएच कितना होता है, 5.6 से 7.9 के बीच में होता है। लार का जो पीएच होता है 5.6 से 7.9 के बीच में होता है। हमने आपको बताया था जब वीडियो को स्टार्ट किया था उसी समय कि हम जैसे ही सो करके उठते हैं अपनी दांतों में क्या करते हैं, पेस्ट लगाते हैं। क्यों पेस्ट लगाते हैं, आखिर हम मंजन क्यों करते हैं? क्योंकि मंजन में किसकी मात्रा उपस्थित होती है, क्षार की। मंजन क्या होता है, क्षार होता है। जब हम खाना खाते हैं तो विशेष प्रकार के खाने में हमारे क्या होता है, अम्ल की मात्रा पाई जाती है, जो हमारे दांतों में उपस्थित, दांत में जो सफेद रंग का पदार्थ है, यानी कि सफेद रंग का जो कड़ा पदार्थ है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एनेमल।
उसे हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। और जब लार का पीएच 5.6 से कम यानी 5.5 से भी कम जब हो जाता है यानी अत्यधिक अम्लीय हो जाता है तो दांत का इनेमल नष्ट होने लगता है, यानी कि जो हमारे दांत का जो कठोर भाग है सफेद वाला वह क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है, अम्ल उसको नुकसान पहुंचाने लगते हैं और हमारा दांत क्या होने लगता है, सड़ने होने लगता है। जिसकी रक्षा के लिए हम क्या करते हैं, रोज सुबह उठकर उस पर पेस्ट लगाते हैं ताकि अम्ल की जो मात्रा है वह क्या हो जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए और हमारा दांत क्या हो सके, हमारा दांत सुरक्षित हो सके। अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वह है पीएच पौधों और जंतुओं की आत्मरक्षा के लिए। हमने आपको बताया था कि जो आपकी चींटी होती है, जो आपकी मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी जो आपकी होती है, चींटी और मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। अब उस फार्मिक अम्ल से अब जानते हैं कि जो मधुमक्खी है वह हमको काटेगी, इसलिए हम मधुमक्खी के पास नहीं जाते हैं, मधुमक्खी को नहीं मार पाते हैं क्योंकि वह हमें पता है कि मधुमक्खी काटेगी और जब काटेगी तो जलन होगा। तो जो आपका पीएच है पौधों और जंतु, कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जिनका पीएच क्या होता है, अत्यधिक होता है, अत्यधिक ज्यादा अम्लीय होता है जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है, जिस कारण उन पौधों को हम नहीं खाते हैं। चींटी और मधुमक्खी यानी कुछ जंतुएं ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अम्ल का त्याग करते हैं, जिसके वजह से हम उन जंतुओं के पास नहीं जाते हैं और वे जंतु क्या होते हैं, बच जाते हैं, उनकी क्या हो जाती है, आत्मरक्षा हो जाती है। तो इस प्रकार से पीएच का हमारे दैनिक जीवन में महत्व है। अगला आपका है क्या, मिट्टी का पीएच। अगला क्या है आपका, मिट्टी का पीएच। अगर हम धान की खेती के लिए देखा जाए तो धान की खेती के लिए जो पीएच मान उपयुक्त है वह 5.8 है। 5.8 से अगर ज्यादा हो गया तो भी धान के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा और यदि 5.8 से कम हो गया तो भी धान के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा। और इसके पीएच को मेंटेन करने के लिए हम अपनी खेत में राख डालते हैं, हम अपनी खेत में क्या डालते हैं, खाद डालते हैं, हम अपनी खेत में क्या डालते हैं, खाद डालते हैं। अगला टॉपिक आपका है अम्लीय वर्षा। अगला टॉपिक क्या है आपका, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या चीज है, देखिए जो आपका वर्षा का जल होता है ना, होता तो एकदम आशुद्ध जल होता है, एकदम शुद्ध जल होता है, लेकिन जैसे ही वह हमारे पर्यावरण में प्रवेश करता है, हमारे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जैसा कि हमने बताया आपका SO2, CO2 यानी इत्यादि इत्यादि अनेक सारी गैसें हैं। और जब वह वर्षा का जल इन सारी गैसों के साथ अभिक्रिया करता है तो वह वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है और उसका पीएच 5.6 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जिस वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम हो जाता है उस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा से हमारे क्या नुकसान है, यह बड़ी बड़ी इमारतें यानी ताजमहल जैसी इमारतों के रंग को क्या कर देता है, धूमिल कर देता है। तो इस प्रकार से अम्लीय वर्षा होती है। वर्षा का जब अशुद्ध जल हमारे वातावरण में प्रवेश करता है तो उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें उपलब्ध होती हैं, जिन गैसों के साथ अभिक्रिया करके वह जल क्या कर लेता है, अम्लीय बन जाता है, उसका पीएच 5.6 से कम हो जाता है। इस कारण उस वर्षा को हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं, जो कि हमारे फसलों, हमारे इमारतों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है। तो इस प्रकार से आप पीएच को समझ सकते हैं। एक टॉपिक और थोड़ा सा रह गया है, आइए कुछ आपके समीकरण आपके कुछ और दिए हुए हैं आपके बुक में, आइए 2-4 समीकरण और हैं, उन समीकरणों को हल कर लें, उन समीकरणों को संतुलित कर लें, उन समीकरणों को देख लें, फिर आज के इस टॉपिक को, इस चैप्टर को यहीं पर हम क्या करेंगे, द एंड करेंगे। अब देखिए आपके बुक में कुछ समीकरण इस प्रकार से दिए हैं, आइए इन समीकरणों को हल करते हैं। सबसे पहला HNO3, यह आपका क्या है, नाइट्रिक अम्ल है, यह आपका क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। और जब नाइट्रिक अम्ल एक्वस यानी कि विलयन के रूप में है, घुला हुआ अवस्था में है। KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो देखिए यह आपका अम्ल है और यह आपका क्षार है। आप सीधी सी बात जानते हैं कि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। अब इसमें देखिए आपका HNO3 है, यहां पे क्या है, KOH है, यहां पे आपका क्या है, KOH है। तो यहां पे आपका क्या बनाएगा, यह K इसके NO3 के साथ जुड़ जाएगा, KNO3 बना लेगा और प्लस में यहां पे एक H यहां पे है, एक H यहां पे है और एक O यहां है।
यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में रहते हैं तो आपका क्या बनता है, जल बनता है। तो ये आपका पोटेशियम नाइट्रेट बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया और आपका क्या बन गया, जल बन गया। पोटेशियम नाइट्रेट और आपका क्या बन गया, जल बन गया। इसी प्रकार से आपका दूसरा है, यह आपका है सल्फ्यूरिक अम्ल। यह आपका क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम CuOH यानी कि आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड्स के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्या बनता है, आइए देखते हैं। यहां पे देखिए आपका क्या है, Cu है। तो यहां पे जब आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहां पे आपका क्या है, Cu, यह वाला जो Cu है यह SO4 के साथ क्या हो गया, जुड़ जाएगा, SO4 के साथ जुड़ जाएगा। अब देखिए इसके पास H कितना है, 2 H यहां है, 2 H यहां पे है, कितना H है, 4 H और 2 O। अनुपात कितना का है, 2:1 का, 4 H2O, तो मिला करके यह क्या बना लेगा, H2O। कितनी मालिक्यूल में, 2 मालिक्यूल में, 2 दूना 4 H हो गया और 2 O हो गया। तो इस प्रकार से आपका क्या बन गया, आपका बन गया कॉपर सल्फेट और प्लस आपका क्या बन गया, जल। तो कॉपर सल्फेट एक प्रकार का आपका लवण है और यह आपका क्या है, जल है। तो अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, अम्ल है, और यह आपका क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, यह आपका एक प्रकार का क्षार है। तो अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया किए तो कॉपर सल्फेट यानी कि आपका क्या बना, लवण, और H2O यानी कि क्या बना, आपका जल। इसी प्रकार से जब आपका एसिटिक एसिड, यह आपका क्या है, एसिटिक, यह आपका क्या है, एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल है आपका एसिटिक एसिड, जब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करेगा तब क्या बनेगा, देखिए ये जो H है यह H हट जाएगा आपका, यह बन जाएगा CH3COONA यानी कि सोडियम एसीटेट। यह क्या बन गया आपका, सोडियम, यह क्या बन गया आपका, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, जो एक प्रकार का आपका क्या है, लवण है। इसके साथ साथ एक H यहां, एक H यहां, 2 H हो गए तो H2 हो गया और एक O यहां है तो H2O बन गया। यह एक प्रकार का लवण है, यह एक प्रकार का जल है। इसी प्रकार से अगर इसको देखा जाए तो यह भी क्या है, आपका एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता, सॉरी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब यह अभिक्रिया करेगा तब क्या बनाएगा, इसका जो H है वह क्या होगा, हट जाएगा, इसके NH4 के साथ आ जाएगा। तो यह आपका आ जाएगा CH3COO और यह आपका हो जाएगा NH4 और इसके साथ एक H इसका यहां है, एक O यहां है, एक H इसका यहां है, तो यह क्या बना लेगा आपका H2O। यह एक प्रकार का क्या है, अमोनियम एसीटेट है, अमोनियम एसीटेट एक प्रकार का क्या है, आपका लवण है और इसके साथ क्या बना लिया, जल बना लिया। तो इस प्रकार से कुछ आपके उदाहरण, कुछ आपके समीकरण आपके बुक में दिए हुए थे जिन्हें हमने क्या किया, बता दिया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका जो चैप्टर नंबर 2 है यह पूरी तरह से आपका फिनिश होता है। हमने एक एक टॉपिक को एकदम लॉजिकली देसी भाषा में आपको समझा दिया। वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, इस मेहनत के स्वरूप में आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी प्रकार का कंटेंट लेकर के निरंतर आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।